नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अनीस रजा और कई वरिष्ठ नेता ऐशबाग चौकी पर धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि अम्बेडकर नगर वार्ड नंबर 1 के पार्षद रईस अहमद और अधिवक्ता की गिरफ्तारी से नाराज होकर सपा और अधिवक्ता धरने पर बैठे हैं। पार्षद रईस अहमद को गांजा बेचने और पीना मना करना भारी पड़ गया। बता दें आपको कि दूसरे पक्ष की ओर से पार्षद और अधिवक्ता के साथ मारपीट कर दी गई और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए पार्षद और अधिवक्ता को जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि जिस पर सपा कार्यकर्ता और अधिवक्ता में रोष भी देखने को मिला। उधर भ्रमण कर रहे थे, वहां पर उधर से वो निकले तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, तो दोनों ने आपस में उनको छोड़ करके दोनों लोग रईस भाई से विवाद करने लगे। विवाद हुआ, आलमबाग पुलिस को इन्फॉर्म भी हमारे भाई पार्षद जी ने किया। पुलिस ने 323, 504, 506 की कार्रवाई दोनों पक्षों की तरफ से कर दी। हमारे भाई पार्षद रईस अहमद जी को एक पार्टी बना दिया, एक पार्टी उन लोगों को बना दिया। आज इंस्पेक्टर का फोन आता है आलमबाग का कि आप आ जाओ, हम जो है हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है तो हम 151 करके आपको छोड़ देंगे। 151 के लिए बुलाया और यहाँ एसएपी साहब के यहाँ खाला बिहार के यहाँ भेजा और यहाँ भेजने के बाद उनको 3 दिन के लिए जेल भेज दिया। आखिर जेल भेज दी गया, पूरी कार्रवाई करती है। 1.5 लाख की सिक्योरिटी मांगी जा रही है। कौन से वो डकैत हैं, कौन से वो चोर हैं, कौन से उन्होंने मर्डर किया है, कौन सा उन्होंने लूट की है। 151 की धारा में 1.5 लाख की सिक्योरिटी मांग रहे हैं। 151 की धारा में। हाँ, और अगेंस्ट पार्टी को ना अरेस्टिंग की गई है ना। और इस बीच खबर अब सीतापुर से है, जहां देर शाम को अचानक आग लगने से पूरी दुकान जलकर खाक हो गई है। आग लगने से लगभग 10 लाख का नुकसान होने का अनुमान है और जब तक आग बुझाने का प्रयास किया जाता उससे पहले ही दुकान के अंदर रखा हुआ सारा नया पुराना जेवर और नकदी समेत तमाम सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि इस आग में कागजात भी जल गए और काफी मशक्कत के बाद और काफी देर के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जो कि मिर्जापुर से है। यहां गंगा नदी के किनारे बरिया घाट पर पत्थरों के बीच जानवर को निवाला बनाते हुए एक अजगर का वीडियो वायरल हो गया है। यहां आपको बता दें कि इस वीडियो को रविवार को वायरल किया गया और ये रविवार शाम का ही वीडियो बताया जा रहा है। और गंगा किनारे बने एक चबूतरे पर दर्जनों लोग बैठे हुए थे जिस वक्त उनकी नजर इस अजगर पर पड़ी और कोने में यह अजगर पड़ा हुआ था जो कि जानवर को निगल रहा था। ये देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। तो वहीं अपना भोजन निगलने के बाद कई दिनों तक ये अजगर वहीं पड़ा रहा, लिहाजा वन कर्मियों को उसकी सुरक्षा के लिए लगाया गया, जिसके बाद सुरक्षित स्थान पर अजगर को छोड़ दिया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से ही जानकारी मिली है कि बरिया घाट पर, मिर्जापुर के बरिया घाट पर एक अजगर दिखाई पड़ा है और वो किसी जानवर को निगल रहा है। तो इसको संज्ञान में लेते हुए स्टाफ को वहाँ पर भेजा गया है कि जिससे उसको सुरक्षित किया जा सके। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि अजगर जो होता है सीधा साधा जानवर है, उसका स्वरूप चूँकि पहले से बदनाम ज़्यादा है कि खतरनाक होता है, जबकि भारतीय जो अजगर हैं वो सीधे होते हैं। अपने भोजन के लिए वो किसी न किसी जानवर को निगलते हैं और जब कोई बड़ा जानवर जैसे चूहा या खरगोश निगल लिया तो कम से कम 5-6 दिन वो स्थिर रह करके उसको पचाने में लगता है। तो उससे कोई जनमानस को या किसी आदमी को खतरा नहीं है। उल्टा हमारा प्रयास यही रहेगा कि स्टाफ भेज करके हम अपने अजगर को सुरक्षित कर लें कि लोग उसको कोई नुकसान ना पहुंचाने पाए। ये जानकारी मिली है, आगे की फीडबैक आपको दिया जाएगा। और इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। जौनपुर से खबर सामने आई है, जहां जमीन के विवाद के चलते मारपीट का मामला देखने को मिला है। बता दें कि पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है। खबर जौनपुर से बताई गई, जहां जमीन विवाद के चलते सगे भाइयों में मारपीट हुई और इसी मारपीट के दौरान एक भाई की मौत हो गई है। बता दें कि काफी दिनों से ही ये जमीन का विवाद चल रहा था, जिसमें बेटे की तहरीर पर अब 6 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। दरअसल बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर 2 सगे भाइयों में मारपीट हुई और इसी विवाद के चलते एक भाई की मौत हो गई है। फिलहाल 6 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।
और खबर अब इलाहाबाद से है, जहां पर एक संवाददाता की गाड़ी अचानक से इलाहाबाद गर्ल्स हॉस्टल के पास पंचर हो गई। इसी दौरान वो रुककर बगल में स्थित एक दुकान पर पंचर ही बनवा रहा था, लेकिन अचानक से शराब की बोतल उसके बगल में आकर गिरी और उनके सर पर भी एक बोतल लग गई है। बताया जा रहा है कि वहां मौजूद लोगों द्वारा ये जानकारी दी गई कि आए दिन वहां से शराब की बोतलें फेंकी जाती हैं। साथ ही आपको बता दें कि छात्राओं का भी आरोप है कि गर्ल्स हॉस्टल में रोजाना लगभग शराब की बोतलें फेंकी जाने लगी हैं। यहाँ वुमेन्स हॉस्टल से बोतल मेरे सिर पे गिरी है। यहाँ के गार्ड सुपरवाइजर जितने हैं, कोई ने इंक्वायरी सही से नहीं की है। सब बता रहे हैं गिर गई बेटा, नहीं है कैमरा। अगर सारे अंदर कैमरे नहीं हैं या फिर हैं, होते हुए कैमरा, ये बता नहीं रहे हैं। इसका आप प्रूफ हमको चाहिए। वुमेन्स हॉस्टल से सुपरवाइजर ने ऐसी बात बताई है कि मेस और जो भी बगल में टीचर्स का गार्ड सब कुछ सर्विस है, हमको वहाँ से इंक्वायरी चाहिए। ये मेरे सिर पे आके गिरी है। यहाँ से कोई इंक्वायरी नहीं दे रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, सिर्फ इतनी बात बता। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बछरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नंदाखेड़ा गांव की है। यहां पर झगड़ा होते देखकर लालगंज हाईवे से गुजर रहे अघौरा ग्राम प्रधान रुक गए और सुलह समझौते की बात करने लगे, लेकिन इसी दौरान दूसरे पर मारपीट पर आमादा हो गए। इसी बीच आपको बता दें कि दूसरे पक्ष की ओर से सब्जी विक्रेता ने प्रधान के साथी पर बाट से हमला कर दिया। कुछ ही देर में अन्य ग्रामीण भी प्रधान समेत उसके साथी को पीटने लगे और सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रधान और उसके साथी को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया। यहां पर उनका इलाज फिलहाल जारी है। एक पागल आदमी को मारा जा रहा था। हमारे एक दोस्त दीपक सिंह ने पूछा कि आप इसको क्यों मार रहे हैं, तो अगले ने उठाया बाट, उसने हमारे पे वार किया और उसने मेरे सर पे बाट मारा। मेरे दोस्त ने छुड़ाने पर उसके सर पे 2-3 लेडीज और प्लस पूरा गांव नंदाखेड़ा मिलके हम लोगों पे वार की गई। 15 लोग 10-15 लोग थे, जिसमें औरतें भी शामिल थी। और ये नंदाखेड़ा बाजार में लोधी और मुसलमान और ये तेली समाज के मिलके सभी लोगों ने हम पर वार किया है। घटना हुई। और इस बीच ताजा मामला यूपी के बदायूं से है, जहां बदायूं की तहसील दांतागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मामला सामने आया। यहां पर एक बुजुर्ग मरीज जमीन पर इलाज की आशा लगाए घंटों तक तड़पता रहता है, लेकिन प्रभारी चिकित्सक समय का उन्हें कोई ख्याल ही नहीं रहता और कुर्सी छोड़कर वो देखने इस मरीज को पहुंचे ही नहीं। इतना ही नहीं बल्कि प्रभारी चिकित्सक तो मीडिया वालों से बात तक करने के लिए राजी नहीं हुए, तो वहीं भला मरीजों को वो क्या देखेंगे। बहरहाल वहीं प्रभारी चिकित्सक अपने इन्हीं कारनामों की वजह से अक्सर सुर्खियों में भी बने रहते हैं। कुछ समय पहले ही एक ऐसा ही मामला सामने आया, जब करीब शाम के समय हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता विक्रांत सिंह ने अस्पताल में देखा कि गंदगी पड़ी हुई है। जो चिकित्सक साहब से बात की जाए, ऐसे में स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त बनाए जाने के लिए भी बातचीत करने का उन्होंने मन बनाया, लेकिन प्रभारी चिकित्सक साहब कहां सुनने वाले थे। जैसे तैसे वो टोल मटोल करते गए और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। आपको ये भी बता दें कि ठीक कुछ समय बीत जाने के बाद जब बुजुर्ग मरीज की हालत गंभीर हो गई तो उसके परिजन उसे दांतागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज कराने के लिए व्यवस्था वो देखने लगे, पर बुजुर्ग का इलाज नहीं हो सका। चेकअप उन्होंने को कराया नहीं डॉक्टर साहब? क्या कह दिया उन्होंने? बंदा है भाई, खुलो कौन? कितना टाइम हो गया? हाँ तो हमारे घंटा ही है ना। किसी देखा नहीं किसी ने? इस बीच मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में रहने वाले 62 साल के प्रॉपर्टी ब्रोकर परमानंद तोलानी की चुनाव लड़ने का जुनून साफ दिखा है। 1989 में पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरे और यहां पर उतरने के बाद उन्होंने तोलानी अब तक 17 बार निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हर बार उनकी जमानत जब्त हुई और इसके बाद भी लोकतंत्र में अपना स्थान बनाने का उनका जज्बा कम नहीं हुआ है। परमानंद तोलानी ने हर चुनाव में, फिर चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो या निकाय चुनाव, हर बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से नामांकन दाखिल किया। दरअसल मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर और पार्षद पद के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रॉपर्टी ब्रोकर परमानंद तोलानी इस बार फिर से महापौर पद के लिए निर्दलीय के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनका भी नामांकन दाखिल हो गया है और परमानंद तोलानी के मुताबिक उत्तराखंड के प्रसिद्ध ज्योतिषी परखराम ने उन्हें बताया है कि 11 बजे के पहले नामांकन भरेंगे तो जीत अवश्य होगी। इसीलिए उन्होंने इस समय पर फॉर्म जमा कर दिया और प्राथमिकता ये रहेगी कि कचरा टैक्स, संपत्ति टैक्स समेत सभी प्रकार के टैक्स से लोगों को राहत दी जाए। महापौर बने
तो 1000 वर्ग मीटर के मकान पर कोई टैक्स का प्रावधान नहीं होगा। तो वहीं बात करते हैं दिल्ली में चल रहे मौसम की। तो दिल्ली में मौसम में अभी तक 25 दिनों से ऐसा ही गर्मी बनी हुई है, जहां पर अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक दर्ज किया गया। साल 2012 के बाद से ये सर्वाधिक लंबी अवधि है जहां इतना लंबा दिन में तापमान दर्ज किया गया हो। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के सामने ये बात सामने आई है कि आंकड़ों के मुताबिक इस बार पहले बार शहर में 2012 में 30 दिन अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक रहा, जबकि 2010 में यह अवधि 35 दिन रही। राजधानी में पिछले साल भी ऐसे 6 दिन रहे और 2020 में ऐसे 3 दिन थे जब जो पारा था वो 42 डिग्री या उससे अधिक रहा। इससे पहले भी साल 1997 में मात्र 2 दिन के लिए अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में 2019 में 16 दिन, 2018 में 19 दिन और इसी तरह से लगातार दिन बढ़ते चले गए, जहां पर तापमान 42 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे अधिक दर्ज किया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जानकारी दी गई कि फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि आने वाले दिनों में यानी 20 जून के आसपास पारा नीचे गिर सकता है और हल्की बारिश हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के 13 सीटों पर भाजपा ने 9 और सपा के 4 प्रत्याशियों ने निर्विरोध निर्वाचित होने पर खुशी जाहिर की। इनमें से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत जेपीएस राठौर, दानिश आजाद अंसारी, दयाशंकर मिश्र दयालु, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, चौधरी भूपेंद्र सिंह, मुकेश शर्मा और बनवारी लाल दोहरे शामिल हैं। सपा के विजयी 4 सदस्यों में स्वामी प्रसाद मौर्य, मुकुल यादव, जसमीर अंसारी और शाहबाज खान शामिल हैं। विधान परिषद के सभी निर्वाचित सदस्यों ने प्रमाण पत्र ले लिया है और अब प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यूपी विधानसभा में चुनाव लड़े थे। आपको ये भी बता दें कि इस चुनाव में वो हार गए थे, जिसके बाद मंत्री पद पर बने रहने के लिए उन्हें किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी था। अब विधान परिषद सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 6 जुलाई को समाप्त होने वाला था और वो एक बार फिर से सदस्य चुन लिए गए हैं। इसके अलावा सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर और पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप, आयुष खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु और संसदीय कार्य और औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अबरार अंसारी भी विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं। भाजपा की तरफ से 9 में से 7 प्रत्याशी मंत्री थे, जो कि अब विधान परिषद के सदस्य हो गए हैं। और खबर अब एरवा कटरा थाना क्षेत्र से है, जहां पर एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला कलावती निवासी बढ़िन को झांसा देकर कार सवार लोगों ने महिला से सोने की चेन छीन ली है। साथ ही पीड़ित महिला ने बताया कि वो अपने नाती के जन्मदिन से वापस जा रही थी, लेकिन इसी दौरान कार सवार 3 लोगों ने उससे कहा कि हम लोग गांव की तरफ जा रहे हैं, आपको छोड़ देते हैं। और इसी दौरान महिला उनकी बातों में आ गई और उनकी गाड़ी में बैठ गई। कुछ ही दूर चलने के बाद सुनसान जगह पर इन आरोपियों ने महिला से उसकी सोने की बाली और गले में डाली हुई चेन को छीन लिया है और महिला को रास्ते में ही उतार दिया गया। पीड़ित महिला ने अब एरवा कटरा थाने में पहुंचकर इस घटना की जानकारी दी और अज्ञात वाहन और 3 व्यक्तियों के विरुद्ध तहरीर दे दी है। फिलहाल थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन लोगों की तलाश की जा रही है। हमारे अरवा से हम जा रहे थे। कहाँ जा रही थी? बड़े तो हम शरण मानते बैठे थे, तो एक गाड़ी वाले आए 4 पहिया गाड़ी, उनने तुम्हें बताया हम तो जा कहिए कहाँ जाइए अम्मा बढ़न, तो कहने हमें बैठा लो, जाओ बैठ ले। हम बैठ गए जब, तब उसने चैन और बाला हमारे उतरा जाए। गाड़ी में कितने लोग थे? 3 लोग थे। हाँ। गाड़ी किस कलर की गाड़ी थी? सिलेटी कलर की। फिर क्या? बाला उतरा गए और उतरा के अभी। और इस बीच एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। तो तस्वीरें आपको दिखा दें कि लखनऊ में
आग का तांडव देखने को मिला है। आग के कहर के आगे लोगों में अफरा तफरी का माहौल। दरअसल ट्रांसफार्मर में ये आग लगी है और आग लगने की वजह से भीषण दुर्घटना घटती हुई देखी जा रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि पान की 2 गुमटी जलकर राख हो चुकी हैं और साथ ही साथ इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। फिलहाल सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया है। थाना मदयगंज क्षेत्र के खदरा चुंगी का मामला है, जहां पर आग का भीषण तांडव देखने को मिला। कड़ी मुशक्कत और घंटों की आगजनी के बाद आग पर काबू पाया जा सका है, लेकिन आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। और आपको बता दें कि यहां पर भारी नुकसान भी हुआ है। ट्रांसफार्मर में आग लगी, जिसकी वजह से 2 दुकानें भी जलकर राख हो चुकी हैं। और अगर आपके पास भी घर में समस्या है और कोई पूजा पाठ के जरिए उन समस्याओं को दूर करने का झांसा दे रहा है और पैसे फर्जी 2 ज्योतिषों के साथ आपके अगर फोन आते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि एक ऐसा ही गिरोह है जो लोगों को पैसे ऐंठने के लिए ऑनलाइन ठगी करता है। और ऐसे ही 2 लोगों को छत्तीसगढ़ में बस्तर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो खुद को ज्योतिषी बताते हैं और पूजा पाठ के जरिए घर की सारी समस्याओं को दूर करने का झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठते हैं। ताजा मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला से लगभग 87,000 रुपए की ठगी की गई। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को राजस्थान के झुंझुनू जिले से गिरफ्तार किया और आरोपियों के नाम संदीप भार्गव व राजेश भार्गव बताए गए। ये दोनों ही आरोपी मोबाइल पर कॉल करके खुद को ज्योतिष बताते हुए पैसे ऐंठने का काम करते थे। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जगदलपुर के सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया है कि शहर के लाल बाग में रहने वाली एक महिला, उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि मोबाइल के माध्यम से खुद को ज्योतिष बताकर घर की सारी समस्याओं को पूजा पाठ से दूर करने और इसी बात पर उनसे लगभग 87,000 रुपए ऐंठने का मामला है। ऑनलाइन उनसे ठगी की गई और पैसे देने के बाद महिला ने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, जिसके बाद सिटी कोतवाली में जाकर इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। कोतवाली पुलिस ने तुरंत ही इस मामले में एक्शन लिया और इन फर्जी ज्योतिषों की तलाश शुरू की। इसी के अलावा साइबर सेल की तरफ से आरोपियों की पूछताछ की गई और इनकी तलाश को लेकर पुलिस की एक टीम राजस्थान भेजी गई। पुलिस की इस टीम ने ही राजस्थान के झुंझुनू जिले से शक के आधार पर 2 युवकों को पकड़ा। पूछताछ करने पर इन दोनों ही अभियुक्तों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसी के बाद अब पुलिस दोनों को अपने साथ जगदलपुर ले आई और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर रिमांड में लेने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। बस्तर पुलिस के अधिकारियों ने इस तरह से खुद को ज्योतिष बताकर पूजा पाठ के नाम पर ठगी करने वाले लोगों से सावधान रहने की अपील की है। और झारखंड की राजधानी रांची में हुए उपद्रव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि कमजोर नेतृत्व के कारण ही रांची में यह हिंसा हुई, जिसमें 2 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि बीजेपी ने राज्य के हित में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी है। बीजेपी नेता रघुवर दास ने आरोप लगाया कि पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियों के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से आगाह करने के बावजूद भी झारखंड सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं रही। गौरतलब है कि निलंबित बीजेपी नेता अनूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में कथित विवादित टिप्पणियां की थी, लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया कि राज्य सरकार की तैयारी के अभाव का फायदा उठाकर ही बदमाशों ने शुक्रवार को रांची में घंटों तक बहुसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों पर हंगामा किया। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों पर हमला भी किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस भीड़ को नियंत्रण करने में विफल साबित हुई। हिंसा के पीछे प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की संलिप्तता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस संबंध में जांच की मांग भी उठाई है और रांची में हुई इस घटना को लेकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी हेमंत सरकार पर निशाना साधा। आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट करते हुए कहा कि रांची में हुई हिंसा के बाद वैसे भी सरकार के प्रिय विधायक उपद्रवियों के परिजनों को 50 लाख मुआवजे की सिफारिश कर चुके हैं। कहीं इनके तुष्टीकरण की राजनीति में झारखंड में आतंकियों का चारागाह न बन जाए। हेमंत सोरेन जी ऐसी शूद्र राजनीति छोड़कर 3.5 करोड़ झारखंडियों के लिए चिंता करें। तो वहीं इस ट्वीट के बाद से अब लगातार रांची में सियासी पारा चढ़ चुका है। बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली और देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर NHAI की मनमानी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष
चौधरी नरेश टिकैत ने एक नेतृत्व किया, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों ने पहुंचकर कलेक्ट्रेट पर धरना दिया है। इसी दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा और सरकार पर किसानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। कहा गया है कि दंगाइयों के घरों पर चल रहे हैं बुलडोजर को लेकर भी बयान दिए। कहा गया कि इंसान अपने जीवन भर की कमाई पर घर बनाने में लगा देता है। नरेश टिकैत ने कहा कि किसान सरकार की विकास योजनाओं में बाधा नहीं बनना चाहते, लेकिन सरकार किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। कहीं सरकार 70 लाख का मुआवजा दे रही है, तो कहीं किसान को 10 लाख रुपए प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि इस सर्किल रेट से 4 गुना मुआवजा किसानों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार अपने वादों पर भी खरा नहीं उतर रही। इसमें उन्होंने कहा है कि गांव का पैसा गांव के विकास के लिए लगाया जाएगा। सरकार किसानों की परीक्षा ले रही है और गांधीवादी तरीके से चलाए जा रहे आंदोलन को हिंसा के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही है। इस दौरान नरेश टिकैत ने नुपुर शर्मा को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के माफी मांगने के बाद मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ लोग जुम्मे के पाक दिन इस तरह की हरकत करते हुए और सड़कों पर उतरते हैं। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों को समर्थन नहीं करते, लेकिन सरकार द्वारा विशेष वर्ग के मकानों पर चलाए जा रहे बुलडोजर का भी समर्थन नहीं किया जा सकता। इंसान पूरी जिंदगी की अपनी कमाई मकान बनाने पर लगा देता है और सरकार उसको ध्वस्त कर देती है। ये बिल्कुल गलत है। और इस बीच नेशनल हेराल्ड केस में परिवर्तन निदेशालय के सामने राहुल गांधी आज फिर से एक बार पेश होंगे और इस बार आपको बता दें कि ये पेशी के बाद से सियासत गर्मा गई है। पटना समेत देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बीच जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और साथ ही साथ राहुल गांधी का समर्थन किया है। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए ईडी का नया डेफिनेशन दिया। उन्होंने लिखा है कि ईडी मतलब एलिमिनेट डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र को खत्म करो। पर सरकार भूल गई कि इस बार उसका पाला इंदिरा गांधी के पोते से पड़ा है। वो अकेले विपक्ष हैं जो झुकेंगे नहीं। इसके साथ ही एक ट्वीट किया गया जिस पर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। बता दें कि पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन को हाल ही में कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा है और दूसरी ओर सोमवार को राजधानी पटना में कांग्रेस नेताओं ने ईडी कार्यालय पर धरना भी दिया। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, एमएलसी समीर सिंह समेत कई अन्य नेता शामिल रहे। साथ ही साथ इस दौरान मदन मोहन झा ने कहा है कि मामला काफी पुराना है। केंद्र सरकार द्वारा ये साजिश रची गई क्योंकि 8 साल में केंद्र सरकार ने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस इसके खिलाफ लगातार लोगों के बीच जाकर केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर कर रही है। इसी कारण केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से सरकार ये मामला दबाना चाहती है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की छुट्टी जल्द हो सकती है, क्योंकि इसी के लिए आज बंगाल विधानसभा ने राज्य सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के रूप में सीएम ममता बनर्जी को नियुक्त करने के लिए पेश किए गए विधेयक पर मुहर लगा दी है। बंगाल विधानसभा के इस कदम के बाद अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच चल रहा विवाद और भी ज्यादा गहरा हो गया है। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ को इस विधेयक पर अंतिम फैसला लेना है। पश्चिम बंगाल सरकार राज्यपाल जगदीप धनखड़ को राज्य के निजी विश्वविद्यालयों में अतिथि या फिर विजिटर के तौर पर हटाने के लिए कानून में संशोधन करने की तैयारी कर रहा है। आपको ये भी बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सरकार की इस योजना से इस पद पर राज्य के शिक्षा मंत्री को नियुक्त करने की बात है और बंगाल में सीएम ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ उन्हीं के बीच ये विवाद कोई नई बात नहीं है। कई मुद्दों पर दोनों के बीच तनातनी की खबरें पहले भी आ चुकी हैं और ममता बनर्जी राज्यपाल पर सीधे केंद्र के आदेश थोपने का आरोप लगाती हैं। इसी बीच आपको ये भी बताते चलें कि राज्यपाल ये कहते हैं कि वो जो भी काम करते हैं वो संविधान के मुताबिक होता है, चाहे बात विधानसभा का सत्र बुलाने की हो या किसी नए विधायक को शपथ दिलाने की। बंगाल में तकरीबन हर मामले पर सियासी विवाद पैदा हो जाता है। चुनाव के बाद राज्य में हुई हिंसा को लेकर भी सीएम और राज्यपाल में टकराव हुआ था।
ऐसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।